आधी रात का टाइम है। लड़की अपने कमरे से उठी और उस घर का जो बुजुर्ग था उसके साथ जाकर लेट गई और उसके साथ मस्तियां करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं कि किसी पर एतमाद करने का आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये कहानी कुछ पुरानी है और ये शोरकोट के इलाके से तल्लक रखती है। और शोरकोट से कोई तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर एक गांव था। वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, कोई 1.5 मुरब्बा उनका ज़मीन था, एक बेटा था। और गांव के लोग जो है ना, ये दरबारों पे आना जाना, पीरों को मानना, और बहुत से लोग रमज़ान के महीने में जैसे बहुत से दोस्त जो हैं वो जाकर दाता साहब जो हैं वो इत्काफ पर बैठते हैं, कोई कहीं जाकर बैठता है। तो ये जो बुज़ुर्ग थे ये सुल्तान बाऊ जो है वहाँ पर आए और वहाँ जो मस्जिद थी वहाँ पर इत्काफ पर बैठ गए। अब चांद रात थी, लड़का शाम को घर से निकला कि वालिद साहब को इत्काफ से उठाकर वापस लेके आना है। लेट भी ना, गाड़ी निकाली और अपने जो मुलाजिम था उसको साथ लिया और ये दोनों निकल पड़े हैं। अब ये जा रहे हैं, जल्दी भी है कि जल्दी पहुंचे ताकि वहां से लेके जल्दी वापस आ जाएं। और रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाले के साथ इनकी टक्कर हो जाती है। जैसी मोटरसाइकिल वाले के साथ इनकी टक्कर हुई है तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान बहस व मुबाहिसा होने लगा, क्योंकि इस एरिया में रोड जितने भी है ना वो वन वे है, मतलब सिंगल रोड है। जाने के लिए भी वही है, आने के लिए भी वही है, और ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है। अब वहाँ पर कुछ लोग जमा हो गए। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला कहे कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया, नुकसान पूरा करें। गाड़ी वाला कहे मेरा इतना नुकसान हो गया, वो जो लड़का था। अब लड़का वहाँ ये भी बता रहा है कि मैंने जाना है, मेरी मजबूरी है, मेरे वालिद साहब इत्काफ पे बैठे हैं, उनको मैंने लेके वापस आना है, हमारा सफ़र ज़्यादा है। तो वो कहता नहीं जी थाने चलेंगे। 15 कर ली, थाने वाले आ गए, थाने ले गए। थाने जाकर इनकी काफ़ी बहस हो रही है। और जब ये सारा मामला बहस हो रही थी वहाँ पर, तो वहीं पर एक और राहगीर था जो गुजर रहा था मोटरसाइकिल पे, और वो पिंडी भटियाँ वाली साइड का था। अब उसने भी ये मामला देखा, नौजवान था, होशियार था, और उसने इन दोनों पार्टियों को अलग किया और लड़के को भी पूछा कि ये मामला आते हैं। मोटरसाइकिल वाले को भी पूछा, उनसे कहा कि यार देखो तुम्हारा भी नुकसान हुआ, इसका भी नुकसान हुआ। थोड़े बहुत गाड़ी वाले से पैसे लेके उसको दिए और उससे कहा कि देखो तुम अभी जाओ, ये परेशान है, इनको इस मुश्किल में ना डालो, क्योंकि इनके वालिद साहब मस्जिद में इत्काफ पे बैठे हुए हैं। तो उसने इस तरह से करके ये सारा मामला सेटल करवाया। जैसे ही वो जाने लगा तो ये नौजवान जो है ये उससे बड़ा मुतासर हुआ। इसने उसे कहा कि आप अपना नंबर मुझे दे दें ताकि मैं आपसे राब्ते में रहूं। अब वो नौजवान इनको अपना नंबर देता है। नंबर दे के जब ये निकलते हैं वहाँ से तो चले जाते हैं वहाँ पर। आपसे वालिद साहब को उठाया, गाड़ी में बैठे वापस आ रहे हैं। वालिद को नहीं बताया कि हम लेट क्यों हो गए। जब गाड़ी में वापस आ रहे हैं तो रास्ते में आते हुए वालिद को बताया कि इस तरह से हमारे साथ एक हादसा हो गया था, तो हम इस तरह से थाने गए हैं। वो एक बंदा आया, उसने हमें इस तरह से वहाँ से निकलवाया, बीच बचाव करवाया, और हमने उसका नंबर ले लिया। ये नंबर है, उससे दुआ सलाम हो गई अच्छी। वालिद ने भी कहा कि बेटा अच्छा किया है। चलो जी, घर पहुंच गए, हंसी खुशी रहने लगे। कोई 2 महीने गुजर गए और इसी दौरान इनका उस बंदे से फ़ोन पर कभी कभार रब्ता हो जाता था, क्योंकि पहले इन्होंने कॉल कर ली, फिर उसने भी करनी शुरू कर दी। अब 2 महीने के बाद इस नौजवान को कोई शाम के टाइम कॉल आती है, असर के टाइम पे, कि हम लोग हाफिजाबाद से वापस आ रहे हैं, वहाँ कोई हड्डियों का हॉस्पिटल है या क्या है, वहाँ से गए थे, वहाँ पर कुछ काम था। अब हमारी जेब कट गई है, हमारे पास किराया भी नहीं है और हम आपके पास रुकना चाहते हैं। तो लड़के ने समझाया कि फ़लाँ मोड़ है, उस जगह पे आप मेरी गाड़ी वाले से बात करवाएं, वो आपको उतार देगा, वहाँ से मैं आपको मोटरसाइकिल पे ले जाता हूँ। अब क्या होता है कि गाड़ी वाले से बात करवाते हैं, गाड़ी वाले को समझाते हैं, गाड़ी वाला उस स्टॉप के ऊपर इन दोनों को उतारता है। ये शख्स और इसकी बीवी इसके साथ थी। अब ये दोनों वहाँ पर उतरते हैं और फ़ोन करते हैं, 2 मिनट में वो लड़का आ जाता है। वो स्टॉप जो था वहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पे उनका गांव था। अब वो इनको मोटरसाइकिल पे बिठाता है, घर ले जाता है। पहले इनसे पूछता है कि अगर आप लोगों को पैसे चाहिए, आप घर जाना चाहते हैं तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ, अगर आप हमारे पास रुकना चाहते हैं, हमारे मेहमान बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आएँ, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा। अब ये मियाँ बीवी उसे कहते हैं चलो ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं। अब ये दोनों उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, उनके घर चले जाते हैं। घर जाके शाम को औरत जो है औरतों के साथ बैठ जाती है, मर्द जो है वो मर्दों के साथ बैठ जाता है। गप्पें चल रही हैं, खाना पकाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ऐसी बातें हो रही। रात के तकरीबन कोई 12 बज गए हैं। 12 बजे हैं तो सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस मियाँ बीवी को इन्होंने अलग कमरा दे दिया। बच्चे जो है वो अपने अलग सो गए। वालिद जो है इनका जो है वो एक कमरे में अलग से जाके सो गया। अब वो जो मियाँ बीवी है उन्होंने सारे घर का आइडिया ले लिया था कौन कहाँ जा रहा है, और इनका जो मुलाजिम था वो भैंसों के पास जाके सो गया। और जब 12 बजे सोए हैं तो किसी को कोई होश नहीं क्या है क्या नहीं, सब अपनी नींद में सो गए। अब ये औरत जो है ये उठती है कोई आधे पौने घंटे के बाद और इस बुज़ुर्ग के पास चली जाती है।
अब बाबे के साथ जाके वो छेड़खानी शुरू कर देती है, मतलब बाबे के साथ वो गलत हरकत। बाबा जी उसे उठ के कहते हैं कि बेटा मैं अभी अभी एतिकाफ से उठ के आया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, मैंने क्या करना तेरे साथ, तू ऐसे ही खाम खा मुझे तंग ना कर, जा अपना काम कर, तू मेहमान है हमारी। वो औरत ज़बरदस्ती उसके साथ जो भी था मामला तो वो करती है। अब बाबे से कुछ होता तो है नहीं, और उसके बाद औरत जाके सो जाती है। सो गई, सुबह हुई, सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करके इनका जो बेटा है इनको मोटरसाइकिल पे बिठाता है और बिठा के लेके जा रहा है। रास्ते में वो देखती है कि एक जगह पर मकई की फसल है और उनसे कहती है कि मुझे पेशाब करना है, तो मैं इधर मोटरसाइकिल रोक के मैं इस फसल में जाके पेशाब कर लेती हूँ, आगे सफ़र लंबा है, कहीं पेट ख़राब ना हो जाए। अब वो मोटरसाइकिल रोकता है, उसका शौहर और वो नौजवान बाहर खड़े हैं, लड़की अंदर जाती है, अंदर जाके तो 15 पे कॉल कर देती है। अब 15 पे कॉल की है, कॉल पे पुलिस को बताया कि इस तरह से मेरे साथ रात इनके घर में ज़्यादती हो गई है, हम इनके मेहमान थे और अब इनमें से एक मुजरिम जो है वो मुझे छोड़ने जा रहा है, मैंने अपने शौहर को नहीं बताया, अभी मैं इनको एतमाद में लेके ना तो मैं मकई की फसल में आ गई हूँ, यहाँ बैठ कर मैं इन कॉल कर रही हूँ। एड्रेस उन्होंने पूछा, उसने एड्रेस समझा दिया इस तरह से, तो फौरी तौर पर 15 से थाने में बात की, थाने से गाड़ी निकली है 15 पे कॉल पे, वो गाड़ी वालों से रब्ता हुआ उसके औरत का, उन्होंने कहा जी आप बाहर आ जाए। कहती बाहर जाऊंगी तो वो तो मुझे लेके जा रहे हैं बस पे छोड़ने के लिए, तो इस तरह तो वो फरार हो जाएंगे जब उनको पता चल जाएगा। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है ऐसे करो कि तुम अंदर ही रहो, जैसी हमारी गाड़ी वो मुड़ेगी ना तो हम हूटर पे जाएंगे, उसके बाद तुम बाहर आ जाना। उसने कहा मेरा शौहर उधर ही खड़ा, मैंने शौहर को बताया नहीं, उसको नहीं पता कि रात क्या हुआ है। अब वो सारी बात हुई, उसके बाद पुलिस का डाला जब आया तो ये औरत निकलती है, जैसे हूटर बजा ये बाहर आई, डाला भी नज़दीक पहुंच गया। इसने आगे कहा जी एक ये मुजरिम है, दूसरा इनके घर में इसका बाप है। अब नौजवान देख रहा है, वो पुलिस इनके घर आ गई, घर पे आके बात हुई। अब बाबे से पूछा भी तुमने इसके साथ ज्यादती की है? उसने कहा ये असली मुजरिम है, रात इनके पास पिस्टल था, इन्होंने कहा था कि अगर तुमने कोई मुंह खोला तो तुम्हें गोली मार देंगे। उसके बाद कहा कि अगर अपने शौहर को बताया तो हम उसे भी गोली मार देंगे। मैं खामोश थी, डर गई। अब पुलिस वाले बाबे से पूछ रहे, बाबे ने कहा कि मैंने नहीं, इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये मेरे साथ ज्यादती कर रही थी। वो सारी बात जो हो रही थी, पुलिस ने इनको डाले में बिठाया, थाने ले आए, थाने ला के बाबे से सारी कहानी पूछी। बाबे ने और उसने नौजवान ने सारी मामला बताया कि इसी तरह 2 महीने पहले हमारा फलां जगह एक्सीडेंट हुआ था, इस बंदे ने हमारी सुलह करवाई थी, वो सारा पिछला वकूआ उनको बताया। अब ऐसा जो था ना वो समझ नहीं लगा कि मामला क्या है, लेकिन सबूत नहीं थे, मजबूर था। उसने कहा जी बाबा जी का चलान करो, जबकि ये तो कह रहे थे कि तीनों का करो, इनके मुलाजिम का भी, बाबे का भी और बेटे का भी। लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ बाबे जी के ऊपर FIR दी, उनको पकड़ लिया और उसके बाद उनका DNA वगैरह जो भी लेने थे वो आगे भेज दिए। इधर नौजवान से कहा कि अगर आपके साथ ये कोई भी रब्ता करें तो आप इन्हें इनके साथ कोई डीलिंग नहीं करनी और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब किसी का बुजुर्ग जो कि उम्र के आखिरी हिस्से में हो और उसके ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लग जाए और वो थाने में बंद हो, तो रिश्तेदार ही तो लानत करनी शुरू कर दे कि ये बुढ़ापे में जाके क्या चंद चढ़ा दिया। अब लड़का जो है परेशान, लड़का जो है उनसे रब्ता करता है, वो इससे पैसों की डिमांड करते हैं। इधर जो SHO है उसने जिस तफ्तीशी अफसर के ज़िम्मे काम लगाया, उसने पूरी तफ्तीश की, वो इनके गांव गया, इधर उधर गया, उसने मतलब इनके सारे मामला जो है खंगाले। उसको 8 FIR मिली। वो 8 FIR क्या थे, उनमें ये औरत मुद्दई थी और दूसरे लोगों के ऊपर वो FIR थी। इसी FIR के अंदर एक सियासी पार्टी का मेंबर, उसके भाई के ऊपर भी FIR थी, उससे भी ये लोग हनी ट्रैप करके पैसा खा रहे थे और ये सारे वकूए चल रहे थे। अब पुलिस समझ चुकी थी कि मामला क्या है। इधर बाबे ने कहा था कि मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, इसने खुद ही बस छेड़छाड़ के चली गई थी। उन्होंने कहा जी ठीक है बाबा जी, DNA की रिपोर्ट आएगी तो आपको मसला हल हो जाएगा, आप रहने नहीं अंदर, वो थोड़ी सी लेट हो जाती है 15-20 दिन, तो आपका कोई मसला नहीं है। लेकिन इधर बाबे का जो बच्चा था उसने बारों बार इनको पैसे दिए, मामला हल किया और बाबा जी को निकाल के ले गए। और अब आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि कई बार इस तरह के मामला भी हो जाते हैं और मे भी हो सकता है कि बाबे की उसके साथ कोई रात वो मीटिंग गेटमट हुई हो और बाबा जी भी डर रहे हो, बेटे को बताया हो कि ये मामला इस तरह से हो गया है और अब अगर DNA आ जाता है तो मैं गिल्टी हो जाऊंगा, तो बारों बार मामला सेट करो। तो आपने किसी के ऊपर भी एतमाद करने से पहले 1000 बार सोचना है कि इस तरह के वकूए भी हो जाते हैं। ये एक FIR थी जो मैंने आपको मुख्तसर सी सुनाई है और आपको समझाना चाहता हूँ कि हर बंदे के ऊपर एतमाद करके उसको घर की दहलीज पे नहीं लाते, क्योंकि दुनिया के कितने रंग है वो समझ ही नहीं आते। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।